सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मशहूर शायर हैदर अली आतिश का शेर है कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। मेरा इशारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब की तरफ है, जिसकी हुकूमती खिलाड़ी बड़ी हवा बांध रहे थे। सियासी मुबस्सिर अंदाजे लगा रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मजहबी जमात से होने वाले मुज़ाकरात पर बात करेंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के खिताब का मरकजी ख्याल महंगाई था। वही महंगाई जिससे हुकूमत अपोजिशन से ज़्यादा खतरा महसूस कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में आवाम को रिलीफ देने के लिए कई पैकेजेस का ऐलान किया। दावा यह था कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि 2 करोड़ लोगों के लिए रिलीफ पैकेज लेकर आ रहे हैं, जिससे 13 करोड़ पाकिस्तानी मुस्तफीद हो सकेंगे। विफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दे रही हैं, जिसके तहत घी, आटा और दालों पर 30% सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा एहसास के 260 अरब रुपए के प्रोग्राम भी फाल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 1400 अरब रुपए की फंडिंग रखी है, जिससे 40 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। ये सूद के बगैर कर्ज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन ममालिक ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। इनके ताउन की वजह से दिवालिया होने से बचे, वरना बहुत महंगाई होती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इतराफ़ किया कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, लेकिन साथ ये दलील मुसलसल देते रहे कि पाकिस्तान में महंगाई दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9% है, जबकि आलमी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक दुनिया में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 50% इजाफा हुआ है। यह अदाद व शुमार और रिलीफ पैकेजेस एक तरफ। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी कह दिया कि अवाम पेट्रोल मज़ीद महंगा खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने सर्दियों में गैस बहरान की नवीद भी सुना दी। अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म के खिताब को मुस्तरद कर दिया है और इसे रिलीफ की बजाय तकलीफ करार दिया है। सवाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिताब में खुशखबरियाँ ज़्यादा हैं या फिर बुरी खबरें। इसी से बात का आगाज़ करते हैं। बाबर डोगर गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, आप क्या कहेंगे कि ये एक हकीकत पसंदी का उन्होंने मुजाहरा किया है कि बता दिया भाई गैस बहरान भी आ रहा है, पेट्रोल भी महंगा होगा, लेकिन साथ बड़े रिलीफ का ऐलान किया? उसामा साहब, रिलीफ का तो कराची पैकेज का भी अनाउंस किया था, 1200 अरब रुपये का, जो आज तक उनको नहीं मिल सका। अब ये एक नया रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया है। मुझे एक बात बताएं, इसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या है, सफ़ेद पोश तबके के लिए क्या है? खास प्रोग्राम के तहत जो इंतहाई गरीब लोग हैं उनके लिए आपने पैकेज अनाउंस किया है, उनको सब्सिडी दे रहे हैं, उनको कार्ड दे रहे हैं, कार्ड में 30% सब्सिडी होगी। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या अपर पुअर क्लास है, उसके लिए इस पूरे पैकेज में मेरे नज़दीक तो कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब जो सफ़ेद पोश तबका है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर 2 करोड़ खानदानों की बात की जाए, 13 करोड़ लोग, आधी से ज़्यादा आबादी बनती है, तो जो गरीब तरीन है उनको टारगेट किया जाएगा ना? सर 22 करोड़ की आबादी मैंने सुनी थी, ये 13 करोड़ की आपने सर गरीब तरीन जो सबसे गरीब है, नहीं 50% आबादी या 60% आबादी जो गरीब तबके पर मबनी है, तो उसके लिए रिलीफ दिया सर 12 करोड़ हो गया ना। 12 करोड़ में से 2 करोड़ के लिए आपने सब्सिडी दे दी, तो बाकी 10 करोड़ जो है वो कहाँ जाएंगे? और फिर आप ये भी नवीस सुना रहे हैं कि ना पेट्रोल भी महंगा होगा, गैस मिलेगी नहीं। मुझे एक बात बताएं, एक बंदे ने सिर्फ आटा दाल घी तो नहीं खानी, उसने ट्रैवल भी करना है, उसके घर में बिजली भी आनी है, उसने गैस भी जलानी है, उसने ज़िंदगी के दूसरे मामला जो है वो भी करने हैं। उसके लिए वो कहाँ से आप जो है वो पूरा करेगा? इससे तो बेहतर ये था कि आप गैस पे सब्सिडी दे देते, आप पेट्रोल पे सब्सिडी यही दे देते, आप बिजली पे सब्सिडी दे देते। जो ओवरऑल जो करोड़ों की गाड़ी चला रहा है सर, उसको भी आप सब्सिडी देना चाह रहे हैं। जो गाड़ियां चला रहे हैं 1 करोड़ की, उनको भी पेट्रोल पर सब्सिडी देना चाह रहे हैं। मेरी एक अर्ज सुन ले, तो फिर मसला ये है कि जो इंतहाई गरीब है, चले ठीक है, मेरा तो सवाल ये है कि 22 करोड़ आबादी में से आपने 2 करोड़ को रिलीफ दे दिया, बाकी मेरा 2 करोड़ खानदानों की बात हो रही है। इस तरह से देखें ना, 40 लाख मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह करे ये इम्प्लीमेंट हो जाए, अल्लाह करे ये इम्प्लीमेंट हो जाए। जो गवर्नर साहब एडमिनिस्ट्रेशन के हालात है, मुझे नहीं लगता ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा। अब मुझे एक बात बताएं कि इन्होंने हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड ये पिछले साल दिसंबर तक इन्होंने डेडलाइन दी, उसके बाद ये डेडलाइन जो थी इस साल दिसंबर तक कर दी। अब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ये डेडलाइन जो है बढ़ा के मार्च तक कर दी है।
तो 2-2.5 साल की डेडलाइन तो इसी की हेल्थ कार्ड की आगे चली गई है। अब ये महंगाई वाला जो प्रोग्राम से जो डाटा ले रहे हैं, ये जो कार्ड बनने हैं 30% रिलीफ पैकेज के, ये कब बनेंगे, कब मिलेंगे, कब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसकी कोई डेट नहीं है। उन्होंने कहा है कि देखिए हमें काफी अरसा लगा, 3 साल लगे डाटा मुरतब करने में। एहसास ये कार्ड कब बनेंगे, कार्ड कब बनेंगे? मुझे एक बात बताएं, हेल्थ कार्ड का तो डाटा जो है नादरा में सारा पड़ा हुआ है, वहां से आपने डाटा उठाना और सबको हेल्थ कार्ड बना के दे देना। सर देख लेते हैं, 2 साल में तो वो अभी तक बने नहीं है, अभी भी मार्च की डेडलाइन मार्च तक बढ़ा दी है। हो सकता है चंद हफ्ते इसमें लग जाए। और फिर ये कह रहे हैं कि पेट्रोल भी महंगा होगा, उसके बाद ये कह रहे हैं गैस मिलेगी नहीं, मिलेगी तो बहुत महंगी मिलेगी, उसका इम्पैक्ट महंगाई पर। गुलाम रज़ा साहब, अब इसमें आप क्या कहेंगे? वो आधा ग्लास मुझे तो लग रहा है बाबर डोगर साहब ना खाली देख रहे हैं। ये जो 2 करोड़ खानदानों के लिए 120 अरब रुपए के खुसूसी पैकेज लाना है, उन खानदानों के लिए तो बेहतरी आएगी जिनको बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे घर बनाने के लिए, उनकी जिंदगी में तो बेहतरी आएगी। और ठीक है कि चले पेट्रोल और गैस का बहरान होगा, ये तो हकीकत पसंदी को ख्वाब तो नहीं दिखा रहे इस तरह से। और फिर ये कि अगर ये आटा, घी और दालें ये अगर सस्ती मिलती हैं तो कुछ रिलीफ तो उसको मिलेगा। यही तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जब शुरू किया था तो जाहिर है उससे कोई गुर्बत नहीं खत्म हो गई थी, लेकिन उन खानदानों को तो फायदा हुआ था। ये कम से कम 10 करोड़ 12-13 करोड़ अगर अफराद को फायदा पहुंचता है तो ये तो वाकई तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ होगा। बिल्कुल, अगर ये बहुत सुहाना काम है और बहुत ही अच्छा होगा अगर ये रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अगर आप ये देखें, बात तो बहुत की जाती है कि हम रिलीफ फराहम करेंगे और आज अनाउंसमेंट भी उसका किया गया। अभी 15 मिनट पहले की मैं अगर आपको नोटिफिकेशन एक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो ये है कि घी की कीमत में यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर 38 रुपये फ़ी केजी घी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है और ऑयल की कीमत में 33 रुपये फ़ी केजी इजाफा किया गया है और 187 रुपये फ़ी डब्बा इजाफा हो गया है 5 किलो घी का। और इस वक्त उसकी कीमत 1795 से बढ़ के 1982 रुपये हो गई है। और ये जब रिलीफ दिया जाएगा तो यही रकम जो आज बढ़ाई गई है, ये आने वाले चंद दिनों में इसको दोबारा से कम कर दिया जाएगा। ये है रिलीफ। आपको बहुत मज़ा आएगा इस रिलीफ का और आवाम को भी बड़ा मज़ा आएगा इस रिलीफ का। देखें, ये बातों से पेट नहीं भरते, ना बातों से जो नींद है मज़दूर की वो पूरी होती है, ना उसको बातों से दिहाड़ी मिलती है। आप कह रहे हैं कि 13 करोड़ आवाम को इसका रिलीफ मिलेगा। मुझे बताएं, जिसके पास घर में खाने के लिए 2 वक्त का राशन नहीं है, वो घर के लिए कर्ज लेगा 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए में मुझे बता दें कि आधा मरला जगह आती है लाहौर में, आधा मरला जगह आती है इस्लामाबाद में। 10 से 15 लाख रुपया मरला जगह है किसी भी अच्छे शहर में, बड़े शहर में, छोटे शहरों में भी चले जाएं, 1 मरला जगह आएगी। मैं कहता हूँ हमारे गांव में चले जाएं, वहां पे भी आपको सर मैं सर जी वो तो मैं यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये है, ये आपका रिलीफ पैकेज है भाई। बात ये है कि वो बात की जाए सर जो काबिल अमल हो। अब लोग बातों से और अब लोग जो सरबराह हैं, जो मीनार पाकिस्तान खड़ा किया जाता रहा है ना हमेशा, उन्होंने कहा कि हमसे लोग कई कर्ज लेकर जाते हैं इतने ही घर के लिए, और उसका मकसद ये होता है कि ना वो मजदूर लगाते हैं ना मिस्त्री लगाते हैं, खुद ही वो किसी तरह मटीरियल लाकर, मतलब ईंटें वगैरह लाकर, कोई कमरा है उसको बेहतर कर लिया, जो ख़राब हो रहा था उसको ठीक कर लिया, या साथ एक छोटा सा कोई कमरा बना लिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी कुछ ना कुछ ज़मीन पर एक कमरा बनाया हुआ है, वो दूसरा बना लेते हैं बिला सूद। ये कर्ज है, तो उनको तो सर ये कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा ही नहीं आपके ख्याल में? कुछ तो लोग लेंगे इससे। मेरे ख्याल में जो इससे भी ज़्यादा माहिर मईशत होंगे उनसे भी बात करें, वो बताएंगे कि गरीब आदमी एक झोंपड़ा बनाएगा, वो उसका एक झोंपड़े में खुद रहेगा, दूसरे झोंपड़े को किराए पे दे देगा, उससे वो किराया हासिल करेगा और फिर उसके बाद वो उससे कोई और काम करेगा, बिजनेस करेगा, फिर वो बढ़ाएगा, उसमें 4 मुलाजिम रखेगा और फिर इस तरह से। लेकिन मुर्तज़ा साहब इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आपकी एक सबसे बड़ी क्लास जो है वो लोअर मिडिल क्लास है। उसके लिए इस पूरे रिलीफ पैकेज में क्या है? मेरा मतलब वो सफेदपोश क्लास जो 2 करोड़ सामने लाइनें नहीं लगा सकती, वो सफेदपोश क्लास जो जिसको ये कर्जा भी नहीं मिल सकता, जो 7 प्रोग्राम में भी शामिल नहीं है, वो कहाँ जाएगी? जो आबादी का बड़ा प्रोपोर्शन है वो कहाँ पर जाएगा? वो कहाँ पे हाथ फैलाएगा? जिस पे पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा, मेरी बात सुने डोगर साहब, जिसको बिजली भी महंगी हो जानी है।
सर 2 करोड़ खानदानों की बात हो रही है, वो कह रहे हैं अब गवर्नमेंट की तरफ से इमरान खान साहब ने ऐलान किया और तकरीबन 12 करोड़ अफराद चले और बात सुन लें उसामा गाजी साहब, जी उसामा गाजी साहब एक दो जुमले और सुन लें। जी अब वज़ीर आज़म साहब के ऑफिस की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने का ऐलान आएगा। हाँ जी, शायद आज रात आ जाए या कल आ जाए, जो यकम को नहीं की गई ना वो एक आध दिन में, वो एक आध दिन में आ रहा है नोटिफिकेशन। वज़ारत ख़जाना से नहीं आएगा, वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट से आएगा, वो भी आप देख लीजिएगा। अभी आप बात कर रहे थे कि रिलीफ के हवाले से, मैं आपको बताऊं कि गरीब की हालत इतनी पतली हो चुकी है, वो उनको अब रूह का रिश्ता जिस्म के साथ जुड़ा रखने के लिए उनके पास कोई ऐसा खाने के लिए कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है। और बाहर काम हो रहा होगा तो उसको दिहाड़ी मिलेगी, बाहर काम कहाँ पे है? मजदूरों की आप लाइनों पे लाइनें देखें, आपको नज़र आ जाती हैं, हर जगह के ऊपर लाइनों में बैठे हुए हैं और जनाब कोई काम नहीं है, काम चल नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें कहने के, कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो ये जो रिलीफ पैकेजेस होते हैं ये बुनियादी तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ ये ऐलानात हैं। ऐलानात का जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ कर दिया कि सब्सिडी किस तरह से दी जाएगी, ये टारगेट सब्सिडी का कहा गया था, कहाँ से ढूंढेंगे वो बंदे जिनको सब्सिडी देनी है, किस तरह से दी जाएगी? तो ये तो कोई पता नहीं है। शायद मैं बेशक अच्छी तनख्वाह लेता हूँ, सर डाटा तो मुरतब किसने करना था? डाटा BISP का डाटा जो है वो कब से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में यूज हो रहा है, आप बात उसमें क्या आपने करना था? 8 लाख लोग भी थे जो सोने के कंगन पहन के भी आ जाते थे, जो सरकारी मुलाजिम भी थे, उस डाटा की आप बात कर रहे हैं, उस डाटा पर कैसे रिलाय किया जाए? चले वो उसमें देखें, बात ये है कि हम ये तो मेरी बात सुने, ये जो ज़कात होती है या बैतुल माल का जो पैसा होता है, सब जानते हैं कि ये मैल होती है उस माल की जो सरमायादारों का बैंकों में पड़ा होता है, जिसको पहले साल के शुरू में हुकूमत जो है वो कटौती करती है। अगर कोई सोने के कंगन वाला वो ज़कात खाना चाहता है, बैतुल माल का माल खाना चाहता है, तो अल्लाह उनकी पीठों के ऊपर लगाएगा लोहे गर्म करके, तो खाए वो। तो इससे देखें ये हकदार का हक जो बारता है वो जरूर, लेकिन अब बातों से पेट नहीं भरने वाला। ये कहने की बातें हैं सकती कि अगर कोई करप्शन कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है, मिलावट कर रहा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, तो अल्लाह उसको पूछेगा। हम तो नहीं उसको फिर ये कहेंगे कि अच्छा जी छोड़ देते हैं जी, अल्लाह का मामला है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, उसको कानून की गिरफ्त में लाना चाहिए। अच्छा कि इन्होंने 12 रुपए का कराची को सब्सिडी प्लान दिया, सर 1200 अरब का वो पैकेज अनाउंस किया जो कभी भी डिलीवर नहीं हुआ। अल्लाह करे कि ये चला जाए, चलें, अगर 2 करोड़ खानदान भी हैं उनको मिल जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे बड़ी कम नजर आ रही है। अच्छा सर, जिस तरह से जो इस गवर्नमेंट की गवर्नेंस है, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी लथार्जिक है, अल्टीमेटली तो ब्यूरोक्रेटिक सारा काम है ना। इन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर तो अनाउंस कर दिया, अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है वो देखने वाली चीज है। उसमें मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे। नादरा के पास खानदान का पूरा एक ट्री होता है सर, वो ट्री नादरा के मेरी बात सुने, नादरा के पास तो हेल्थ कार्ड का भी पूरा ट्री पड़ा हुआ है कि हर खानदान के सरबराह के नाम पे एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। वो दिसंबर 2020, फिर दिसंबर 2021, अब मार्च 2022। अब मार्च के बाद कोई नई डेट आती तो मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन अभी तक पंजाब में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सके, डेट पे डेट मिली जा रही है। तो देखने की बात ये है कि ये पैकेज कब अनाउंस होता है। जी गुलाम साहब बात मुकम्मल कर लें, फिर अगली खबर। डॉक्टर साहब जिस तरह से ये कार्ड की बात कर रहे हैं, ये एक गोरख धंधा है इंश्योरेंस कंपनीज का। अगर इसको किसी ने भी स्टडी करना है, वो हुकूमती शख्सियत हो, अपोजिशन हो या कोई हमारे जैसा तालिब इल्म हो पॉलिटिक्स का, तो वो इसके मॉडल्स पढ़ सकता है। अमेरिकन मॉडल्स पढ़े हुए हैं, यूके में मॉडल्स पढ़े हुए हैं, बहुत से दीगर ममालिक ने ये काम किया, लेकिन वहाँ इंश्योरेंस कंपनियों ने माल दोनों हाथों से समेटा। और हालांकि वो एक बहुत बड़े पढ़े लिखे तबकात वहाँ पे हैं और बड़ी सिस्टम वहाँ पे मौजूद है। यहाँ तो सिस्टम भी नहीं है। यहाँ तो कुछ फर्मों को 2 साल से ये कहकर इंतज़ार करवाया जा रहा है कि आपने नई मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी बनाई है, हमें पंजाब में 2 साल के लिए 2 साल के तजर्बे की हमल चाहिए है, तो आप ज़रा रुक जाएं, 2 साल पूरे हो जाएं, फिर उधर भी लॉन्च कर देंगे, इधर भी लॉन्च कर देंगे। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज के हवाले से
मुझे बताएं कौन सा आप इबादत कर रहे हैं? मेरी कि गुलाम मुर्जा साहब, लोगों को 4 लोगों को गुलाम मुर्जा पंजाब का साहब, सारा हेल्थ का बजट आप दे रहे हैं। जब तक रज़ाक दाऊद शौकत कहां से मिलेगा लोगों को दुआ? जब तक रज़ाक दाऊद शौकत, गरीब बंदे को तो डिस्ट्रोल नहीं मिल रहा। इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, ये जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं ना। तो इसी तरह की पॉलिसीज अनाउंस होंगी और ये सारे पैसे अल्टीमेटली ये सारे घेर के ले जाएंगे। अच्छा चलें, इंश्योरेंस कंपनियां भी इनकी हैं, इनके बैंक भी हैं, इनकी अगली खबर पर बात करते हैं, क्योंकि इसमें फिर ब्रेक आप प्रोग्राम की एक जुमला ये लिख लें, ये रिकॉर्ड कर लें एक जुमला कि इंश्योरेंस कंपनियों का कार्ड का जो प्रोजेक्ट है, इसमें हर हाल में आपको ऐसी करप्शन नजर आएगी जो पहले कभी किसी जगह पे नहीं होगी। आपको हॉस्पिटल्स और वहां पे दवाइयां फ्री बनाने के लिए इंतजाम करने चाहिए थे। आप इंश्योरेंस कंपनियों को इन्वॉल्व कर रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनियों का जो पाकिस्तान में हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अच्छा चलें सर, देखते हैं कि जब ये इम्प्लीमेंट होता है, जिस तरह सेहत इंसाफ कार्ड है, इसके अलावा ये भी है 60 लाख वज़ाइफ का भी 47 अरब उसके लिए रखे गए हैं। जब जिस तरह से इम्प्लीमेंट होगा तो यकीनन हम प्रोग्राम में उस पर भी बात करेंगे। अभी ऐलान तो ये बहुत बड़ा है, रिलीफ का ऐलान है, जब इम्प्लीमेंट होगा तो उस वक्त भी हम इस पर बात करेंगे। कलदम तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात हुए, कामयाब हुए, उसके नुकात जो हैं वो खुफिया रखे गए, मगर अब ये बात भी सामने आ रही है कि अब इनको इलेक्शन की तरफ लाया जाएगा, इलेक्शन लड़ने की बिल्कुल इजाज़त दी जाएगी, वरना जिस तरह से कलदम हो गई थी इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी। अब बाबर डोगर साहब, ऐसे लगता है, जितना भी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, जितने भी हमारे दानिश्वर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुझे ऐसे लगता है उनकी बातों से, अक्सर की बातों से, कि जैसे वो कह रहे हैं कि ये कैसे ये मुआहदा हो गया, ये छोड़ना नहीं चाहिए था। यानी ऐसे लगता है कि जैसे हम कोई मज़ीद खून खराबा होता, कोई मार धाड़ होती, तो शायद फिर कोई कुछ लोगों को या लिबरल्स जिनको जो खुद को कहते हैं उनको तस्कीन आ जाती, पता नहीं क्या। यानी एक मामला हल हो गया है, वो उस तरफ नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं जी ये हुआ क्या, क्यों, ये क्या हो गया, क्यों नहीं सामने लाया जा रहा, ये तो फिर होगा, बर्बादी होगी, ये रियासत की रिट ख़त्म हो गई है, ये अब नहीं बच सकते, ये मुल्क खुदा न खास्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसामा साहब, एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है, मैंने मोहम्मद मालिक का एक प्रोग्राम देखा और भी बड़े सारे एंकर के, गरीदा फरूकी के प्रोग्राम देखे, जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जी आपने फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद क्यों किया, आपने लाल हवेली वाला ऑपरेशन क्यों किया, और यहाँ पर भी एक ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए था। मेरी एक बात बताएं कि उन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज तो नहीं किया था, तहरीक लब्बैक ने रियासत की रिट को तो चैलेंज नहीं किया था। खुदा ना खाता वो हुकूमत गिराने तो नहीं जा रहे थे, वो कुछ शरीयत नाफिज करने तो नहीं जा रहे थे। वो तो ये कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट ने उनके साथ वायदा किया वो पूरा कर दे, और पूरा अमन भी थे वो। बल एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली इसको संजीदगी से लिया, कुछ संजीदा मिनिस्टर्स में डाले और इसको संजीदगी से इसको हल कर लिया। कई जाने जो थी वो जाने से बच गई। ये टीएलपी के जो लोग हैं ये भी हमारे भाई हैं, पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, वो भी बेचारे ड्यूटी कर रहे थे। टीएलपी वाले जो है वो एक कॉज के लिए निकले हुए थे। अच्छी या गलत है या बुरी है ये इसको आपको एक छोड़ दें, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि क्या उन्होंने सड़कों पे तोड़ फोड़ की, उन्होंने क्या डैमेज किया, क्या उन्होंने हुकूमत को गिराने की बात की, क्या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफे की बात की, क्या उन्होंने इस्लामाबाद फतह करने की बात की, कौन सी ऐसी बात थी जिससे आप उसको एक दहशतगर्द तंजीम कह रहे हैं। तो अगर ये लॉन्ग मार्च करना दहशतगर्दी है तो फिर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, फिर मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च किया, तो फिर वो भी दहशतगर्दी थी, फिर वो भी नुक्से अमन था। मेरा मतलब ये तो नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हापा पोर कड़वा कड़वा थू थू, कि जब आपकी बारी थी तो वो बिल्कुल ठीक था, बिजली के बिल जला दो गिरा दो, ये कर दो, जो मर्जी कर दो, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे अटैक कर दो, पीटीवी पे अटैक कर दो, पार्लियामेंट पे अटैक कर दो, वो ठीक था और ये गलत था। मेरा सवाल तो ये है कि उन्होंने कौन सी दहशतगर्दी की, उन्होंने कौन सी स्टेट की रिट को उन्होंने चैलेंज किया। सिर्फ इतना कहा अपने हक के लिए निकले, और लॉन्ग मार्च तो बेताशा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किए हैं और अपने हक के लिए किए हैं, आप इसको भी एक पॉलिटिकल पार्टी समझें। और ये जो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट ने उनसे मायदा किया है, ये मायदा अगर 10 दिन पहले हो जाता, यही नुकात है 10 दिन पहले भी कोई एक जेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं था। अगर 10 दिन पहले हो जाते तो शायद ये चीज़ें भी ना होती। आपने 10 दिन के बाद भी तो वही चीज़ें मान ली, तो 10 दिन पहले मान लेते। अब मुझे बताएं इन शराइत के मानने से गवर्नमेंट की कौन सी इंटरनेशनल रेपुटेशन ख़राब हो गई? मैं एक सवाल पूछता हूँ कि कौन सी इंटरनेशनल रेपुटेशन ख़राब हो गई? क्या ये टीएलपी की तरह इन्होंने कोई 80,000 पाकिस्तानी शहीद किए हुए हैं?
क्या इन्होंने लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया हुआ है? सवाल तो ये कि इन्होंने किया क्या है। ये जो एक मीडिया का सेक्शन जो है वो भरपूर तरीके से ये कह रहा है कि इन सबको 8, 10, 15 हज़ार जितने भी लोग इनको मार दिया जाता, ये एक खून रेजी का एक बाजार जो था गर्म किया जाता। मैं हैरान हूँ उनके माइंडसेट पे, उनकी ज़हनियत पे, कितनी सिक बीमार ज़हनियत है कि जिनको शौक, जिनको खून देखने का शौक है, वो खून रेजी देखना चाहते हैं। ये मैं हर पाकिस्तानी शुक्र अदा किया कि चलो यार शुक्र है एक मायदा हो गया, ये लोग घरों को चले जाएंगे, कोई ज्यादा इससे ज्यादा जानी माली नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था, वो भी गलत हुआ। मैं तो कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को पहले ही ये चीजें मान लेनी चाहिए। अच्छा गुलाम नबी साहब, ये हुआ है, बहुत से हमने ऐसे लोग देखे कि जी लाल मस्जिद में ऑपरेशन क्यों नहीं करते, जब हुआ तो उसके बाद फौरन उन्होंने कहा कि देखें कितना जुल्म कर दिया है। तो ये शुक्र है कि इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ। जो लोग जाँ बाख हुए, शहीद हुए, बहुत अफसोस, बड़ा उस पर दुख है। लेकिन इसीलिए हम कह रहे थे कि ये मामला किसी तरह से सुलझाया जाए। अब ये जो शिकें अभी तक सामने आई हैं कि एक तो TLP को इलेक्शन में आने की इजाज़त होगी, सियासी तौर पर वो बिल्कुल एक्टिव हो सकेगी, और दूसरा ये कि वो कभी इस तरह से कोई तशद्दुद की सियासत नहीं करेगी, कोई सड़कें बंद नहीं करेगी। बल्कि बशीर फारूकी साहब जो इसमें मरकज़ी किरदार अदा कर रहे थे इस मुआहदे में, मुज़ाकरात में, उन्होंने भी ये बात कही है कि आइंदा आप नहीं देखेंगे कोई ये तशद्दुद की सियासत इस जमात की तरफ से होगी। तो ये तो बड़ा खुशाइंद है और उम्मीद ये नज़र आ रही है, क्योंकि इस पर तो एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनी हुई है कि इस दफ़ा अमल दरामद होगा। बिल्कुल, ये दरूद वाले लोग हैं और ये नारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, और इनके साथ जो भी बातचीत हुई है, देखें रियासत ने इंसर्ट किया, रियासत ने खुद आके इनके साथ बातचीत की। ये हुकूमत के बस से चीज़ें काफ़ी हद तक बाहर चली गई थी, और ये सिर्फ क्यों हुआ कि गैर जिम्मेदाराना जो प्रोपेगेंडा किया गया उसकी वजह से था। ये शिद्दत पसंद नहीं है तो फिर शिद्दत पसंदी की तरफ माइल करने की या शिद्दत पसंद बनाने की कोशिश क्यों की गई? क्या लिबरल्स जो हैं वो इस तरह की बातें करके वेस्ट में अपने कोई वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं उनको वो सेफ गार्ड कर रहे थे? तो ये बहुत सारी सोचने की चीज़ें हैं, और अगर हम इसी तरह से हर मामले को बिगाड़ते रहेंगे और इसी तरह सियासी बयानबाजी से चीज़ों को लेके आगे चलेंगे तो फिर हमारे लिए मसाइल लाज़मी भरे और मज़ीद सामने आएंगे। तो हमें ये इनको जिस तरह से फैसला किया गया है कि ये सियासत में आएँ और मुल्की सियासत करें, मजहबी अंसर हमेशा से इस्तेमाल होता रहा है सियासत में। बहुत बड़ी तादाद में आज वज़रा भी इस तरह थे जो रियासत की रिट का हवाला देकर ना इमरान खान साहब को भी ये कह रहे थे कि नहीं जी बड़ा कोई एक्शन लेना चाहिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अब हुकूमत चाह रही है कि अपोजिशन साथ दे इंतखाबी इस्लाहात पर, क्या ये मुमकिन है? ब्रेक के बाद। अब पता चला हुकूमत ने एक नई तैयारी पकड़ ली है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर 30 बिल्स, एक ही दफ़ा उन्होंने कहा है कि काम ख़त्म किया जाए, 30 बिल्स मंजूर करवाए जाएं, और इसके लिए ख़ास तौर पे इत्तेहादियों को मनवाया गया है, और अभी तक तो उनकी तरफ से बड़ा मुस्बत जवाब आया है कि जी बिल्कुल साथ देंगे। और इसमें बहुत से बिल्स शामिल हैं। ज़ाहिर है कि हुकूमत चाहती है कि जी इंतखाबी इस्लाहात का मामला है वो भी है, फिर साथ अदालती इस्लाहात की बात हो रही है। बाबर खान साहब कह रहे हैं जी इसमें हम अपोजिशन का भी साथ चाहते हैं। गुलाम नबी साहब, ये 30 बिल्स मंजूर करवाना ये एक बहुत बड़ा टास्क है। लगता है कि आखिर अब इत्तेहादियों को मना लिया गया है पहले, और उसके बाद अब ये बिल्स मंजूर करवाए जाएंगे। जी बिल्कुल, ये इत्तेहादियों के साथ मुलाकात जो हुई है उसमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया इत्तेहादियों की जानिब से, और EVM के मामले पे तो खुलकर इख्तलाफात सामने आए हैं इत्तेहादियों। उन्होंने कहा जी आप कौन होते हैं कि आप अकेले ही फैसले कर लें, और आप कहते हैं कि मैं EVM लागू करके रहूँगा और हर सूरत हो जाएगा और ये तो मशीन लगाई जाएगी। उन्होंने बड़े कंसर्न शो किए हैं और साथ साथ सवालात भी उठाए हैं। 3-4 सवाल तो उन्होंने ये किए हैं कि भाई ये इसकी सिक्योरिटी का कौन जिम्मेदार होगा, ये तमाम जो गांव देहात हैं वहाँ तक कैसे जाएगी, और फिर वहाँ इनकी सिक्योरिटी का कौन जिम्मेदार होगा। इसके साथ साथ जो इसके ऊपर पैसे लगने हैं वो कहाँ से आएंगे, कौन दे रहा है वो पैसे। तो उन्होंने कहा कि निस्बतन इसके ये हमारे ज़राए से है कि उन्होंने कहा कि आप इतने पैसे अगर मशीनों पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं या लगा रहे हैं तो उससे आप समझते हैं
कि आपकी जो हुकूमत है वो अवाम का दिल मोह लेगी, तो यही पैसे जो 300-400 अरब अगर इसके ऊपर लगता है तो ये अवाम को रिलीफ दे दे बराह रास्त किसी जगह पे, और शायद उससे आपकी जो ज़्यादा फेवर मिल सकेगी अवाम में, लोगों में अच्छा तासुर जाएगा निस्बतन इसके कि आप वोटर मशीनें जो हैं वो लगाई जाएं। तो इसके ऊपर बड़ी बातचीत हुई है। और फिर दूसरा ये भी कहा गया कि 30 बिल एक दिन में आप पेश करने की बात कर रहे हैं। तो पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खुली हुई थी, अब जो है कानून फैक्ट्री खोलने की कर रहे हैं। ये तो बड़ी डेलिब्रेशंस होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो करके बिल्स पेश होते हैं, फिर उनके ऊपर बहस होती है पॉजिटिविटी, और फिर उसके साथ उसको कमेटियों के सुपुर्द किया जाता है, फिर रिकमेंडेशंस आती हैं, फिर जाके कानून साजी होती है। ये क्या बात हुई कि 30-32 बिल एक ही दिन में पेश कर लेंगे और जनाब हाथ खड़े करवा के अवाम के जो कानून साजी है वो कर दी जाएगी। तो ये इस तरह की कानून साजी से क्या फ़वायद हासिल होंगे जब इस कानून साजी को करने वाले जो हैं उनको भी ना पता हो कि वो कौन से कानून के ऊपर हाथ खड़ा कर रहे हैं या इस कानून के क्या इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। लेकिन अभी एक और अहम ख़बर इसमें ये है कि वज़ीर-ए-आज़म के मशीर हैं कानून के हवाले से, आइन के हवाले से, डॉक्टर बाबर अवान साहब, उन्होंने बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को मैं दावत देता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग जो है उसमें आप इंगेज हों, आप आ जाएं। तो फिर पता नहीं, अब ये इन्होंने डॉक्टर साहब ने तो कह दिया है, तो ये वही अपोजिशन, नैब ज़दा अपोजिशन है और FIA ज़दा अपोजिशन है, तो फिर इनसे कैसी मुशावरत और इनसे हाथ तो मिलाना मुनासिब नहीं कोई समझता किसी से भी अपोजिशन वालों से। तो फिर अभी ये क्या सिलसिला है। वो तो अभी एक और ख़बर भी है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया है। अच्छा। जिसमें असद कैसर साहब की जानिब से जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने तमाम जो अपोजिशन पार्टियों के रहनुमा हैं उन तमाम को मदऊ किया है उसमें, और इसमें तमाम हमारे अस्करी इदारे जो हैं उनके सरबराहान भी आएंगे। कौमी सलामती के हवाले से जो है वो अच्छे डिसीजन किए जाने का इसमें इम्कान है कि बातचीत की जाएगी। मुल्क किन हालात से गुज़र रहा है, आने वाले हालात में हमारे क्या चैलेंजेस हैं, अफ़गानिस्तान के हवाले से, खित्ते के हवाले से हमारे क्या चैलेंजेस हैं, तो ये भी किया जाएगा। तो अगर एंगेजमेंट वाक़अतन कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की जानी है या की जा रही है, तो फिर ये एक पॉजिटिव साइन है और ये बेहतर है कि ये हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि हमेशा से ही होता रहा है, अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में आ जाती है और फिर पता लगता है कि जी वो उनके ऊपर ये तो एनओरो मांग रहे थे, नहीं, लेकिन ये तो अपने केसों से रिहाइयां मांग रहे थे। साहब ने अपनी जो तकरीर की है, जो खिताब की है कौम से, उसमें आखिर में यानी खिताब ख़त्म किन अल्फाज पर किया, वो ये कि जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि मैं 2 ख़ानदानों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितनी उन्होंने दौलत लूटी है मुल्क से बाहर, उसका आधा भी ले आएँ, आधा मुल्क में ले आएँ, तो मैं हर चीज़ की कीमत आधी कर दूँगा। ये उन्होंने एक वादा किया है कौम से। तो बाबर डोगर साहब अब वो रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, अब अथॉरिटी जिसके पास होती है, देखिए उसामा गाजी साहब, अथॉरिटी जिसके पास होती है वो हुकूमत के सरबराह हैं। अथॉरिटियाँ जो है वो दरखास्तें नहीं करती, हाथ नहीं बांधती, वो गले में रस्सी डाल के अपनी हुकूमत की रिट कायम करती है, वो गले में रस्सी डाल के खींचती है। तो ये तो बुजुर्ग थे बाहर, उन्होंने तो नायब के जरिए से ऑर्डिनेंस दे दिए हैं। सर बरतानिया को अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, यहाँ से 4-5 अरब डॉलर को ले जाए, उसके बाद बरतानिया के शहरी बन जाए, उसको कोई नहीं छेड़ सकता। साहब एहतिसाब का सिस्टम कैसा चल रहा है, मैं आपको उसकी बात बताता हूँ कि सफ्तान खान है, PTI के मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनको नैब ने उठा लिया, वो नैब की कस्टडी में रहे। उससे पहले शहबाज शरीफ के दौर में वो 2002 से 2007 तक वो मादनियात के वज़ीर रहे। नून लीग का दौर आया तो एक पर्चा दर्ज हुआ जिसमें कुछ करप्शन के इशू सामने हैं। उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई, शहबाज, चूँकि सफ्तान खान उसका डिप्टी अपोजिशन लीडर थे पंजाब असम्बली में, तो शहबाज शरीफ ने उसकी सारी डिटेल मंगवाई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिला कि सफ्तान खान का उसमें क्या रोल है, जिस पर पता चला कि सफ्तान खान का कोई ख़ास उसमें रोल नहीं है। असल में वो जो DG है, करप्शन के सारे चार्जेस उसकी तरफ जा रहे हैं। तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई, अल्टीमेटली सफ्तान खान को इन्वेस्टिगेशन से निकाल दिया गया क्योंकि उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अच्छा। अब उसके बाद ये शहबाज शरीफ का दौर है, जब के PTI अपोजिशन में थी। उसके बाद PTI की अपनी गवर्नमेंट आती है और एकदम जो है उस वक्त एंटी करप्शन जो है सफ्तान खान का केस उठाती है, नैब के हवाले कर देती है और नैब जो है सफ्तान खान को गिरफ्तार कर लेती है उसी केस में।
उस केस में जिसमें शहबाज शरीफ के दौर में इन्वेस्टिगेशन होती है, सप्तान खान डिप्टी अपोजिशन लीडर था, सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद शहबाज शरीफ को रिपोर्ट दी जाती है कि सप्तान खान का इस करप्शन में कोई रोल नहीं है। ठीक। ये शहबाज शरीफ खास तौर पे इंटरेस्टेड था इस केस में कि ये फंस जाए, लेकिन वो नहीं फंसा। अच्छा। तो पीटीआई के अपने दौर में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर है, उसी सप्तान खान को पकड़ के नैब में 2 महीने के लिए बंद किया जाता है और उसके बाद एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि जनाब देखिए हमने भी तो अपने बंदे पकड़े हैं, हमने भी तो अपने बंदे गिरफ्तार किए हैं। तो बनता है। अब मुझे एक बात बताएं जी। कि सप्तान खान के खिलाफ वो आज भी चीख रहा है, वो आज भी रो रहा है, वो भी आज भी अपने सारे लोगों के सामने अपना केस प्लीड करता है कि जी नून लीग ने मुझे बेकसूर डिक्लेयर किया और मेरी अपनी पार्टी ने मुझे बेकसूर होने के बावजूद पकड़ लिया, सिर्फ इसलिए कि दुनिया को ये दिखा सके कि जनाब हम सिर्फ गवर्नमेंट के बंदे नहीं पकड़ रहे, हम अपने अपोजिशन के बंदे नहीं पकड़ रहे, हम अपने गवर्नमेंट कहती है नैब इंडिपेंडेंट है, हमारा तो उससे लेना देने कोई नहीं। आप अपने दिल पे हाथ रख के अपनी बात करें, छोड़े गवर्नमेंट को। नहीं सर, नहीं आप बात करें ना, आप ये समझते हैं कि नैब इंडिपेंडेंट है। मैं नहीं कहूंगा सर। आप बताएं कि नैब इंडिपेंडेंट है। अब हालात तो ये है कि नैब जितनी भी उसके बावजूद इस नैब पे भी उनको इत्मीनान नहीं था, उन्होंने उस नैब को प्रेसिडेंट के अंडर कर दिया। अब ये आज भी ये सवाल किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के ताबे है, तो प्राइम मिनिस्टर कल कहेगा कि चेयरमैन नैब को फारिग कर दो तो वो फारिग कर देगा। इतनी सी कार्रवाई है, जब दिल करेगा उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। अब तो वो चेयरमैन नैब से कहेंगे कि जिसको मर्जी गिरफ्तार कर लो, वो उसको गिरफ्तार कर लेगा, अपनी मर्जी से उसको रखेंगे, अपनी मर्जी का बदला लगा लेंगे, अपनी मर्जी से जब दिल चाहेगा उसको निकाल लेंगे। अच्छा। ये इंसाफ के प्रोसीजर को मजबूत करते आए थे। अब नैब को हुकूमत के हाथों में एक कठपुतली बना दिया गया। ये तो बात सही है कि अब ये सैफुर रहमान की बात करते थे कि सैफुर रहमान को उन्होंने बना दिया और सैफुर रहमान जो था नवाज शरीफ के हाथों में खेलता रहा, उसने बेनजीर और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली केसेस बनाए, ये इल्जाम है ना। तो आज पीटीआई क्या कर रही है, सदर के अंडर दे रही है और सदर जो है उसका इख्तियार ऐसे तो नहीं हो सकता, वो तो वज़ीर आज़म के कहने पर इस्तेमाल कर सकेगा। गुलाम साहब जल्दी से कमेंट कर दें क्योंकि मैंने इस पर ये जो 30 बिल्स आने हैं इस पर बाबर साहब मैं वो आपने जब फरमाया ना कि नैब जो है वो गैर जानबदार, यकीन वाले आसा निकल गया एकदम से। अच्छा। वो फिल्म थी। और अभी आप ये देखें कि 3 ऑर्डिनेंस आए हैं। पहला ऑर्डिनेंस आया जिसमें तमाम अपोजिशन समेत तमाम हुकूमती अरकान, तमाम कैबिनेट सब कुछ निकाल दिया गया। फिर अगले दिन ऑर्डिनेंस फिर आ गया जिसमें कहा गया कि नहीं जी वो पिछले जो लोग हैं वो तो जुर्मदार हैं, उनको तो हम पकड़ेंगे, उनके केसेस जो है वो नैब में चलेंगे। अच्छा, हमारे नहीं चलेंगे, यानी कि ना इनके चलेंगे, इनकी काबीना के, इनके किसी काम के सीसीसी में फैसलों के कुछ नहीं चलेंगे। फिर एक और ऑर्डिनेंस आ गया जिसमें ये कहा गया है कि जो चेयरमैन नैब हैं उसकी मशावरत हमने 209 के साथ ख़त्म कर दी है, तो वो जुडिशल अब बंदा नहीं रहा, वो आईनी हैसियत नहीं रही, वो अब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के वो अंडर आ गए हैं। तो प्रेसिडेंट के पास तो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि वो जो वज़ीर आज़म उसको एडवाइस करेंगे वो उसके ऊपर एडवाइस मानने के पाबंद है। इट मीन्स कि बराह रास्त नहीं, इनडायरेक्ट वो पीएम साहब के अंडर आ गए हैं। तो ये आपकी नैब है माशाल्लाह। गैर अच्छा उसामा साहब एक और चीज ईवीएम के हवाले से मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये तारीख गवाह है कि जितने भी हुक्मरान आए हैं उन्होंने हर एक की यही कोशिश की है कि जनाब अगले 50 साल अब हम नहीं रहना है, अब कोई और किसी को नहीं आने देंगे। 99 में नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन बन रहे थे, बेनजीर के खिलाफ उन्होंने पर्चे दर्ज कर दिए, उन मियाँ बीवी को बाहर भिगवा दिया और उनका ख्वाब ये था कि शायद अब अगले 50 साल मैं ही प्राइम मिनिस्टर रहूँगा। जरदारी साहब आए, उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों को डिस्क्वालीफाई करा दिया और ख्वाब ये था कि अगले 20 साल हम नहीं रहना है। मियाँ साहब जो थे 2018 की बात हो रही थी कि 2015-16 में ये बात हो रही थी कि 2023 तक मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे और 23 में जनाब मरियम नवाज साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट बनेंगी। तो समा साहब ख्वाब तो अगले 50 साल के होते हैं, लेकिन मैं इमरान खान साहब बता दूं कि जनाब इस तरह से इलेक्शन नहीं जीता जाना, इलेक्शन आपको अपनी परफॉर्मेंस से जीतना पड़ना है। अच्छा। अगर परफॉर्मेंस ना हुई तो लोगों ने बहरुल काहिल में फेंकना, चाहे जो मर्जी मशीन लगा दें आप। अच्छा। ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, मशीन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये गुलाम साहब ब्रेक का वक्त है, मुझे सिर्फ चंद सेकंड का टाइम है मेरे पास। ये बताएंगे ये 815 अरब रुपया कहीं नहीं जमा करवाया, कोई कौमी खजाने में नहीं या नैब की तरफ से, ये खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं।
ये खबरें बुनियादी तौर पे दो कमेटियां, एक खजाना की कमेटी हुई थी, उसमें पहले खबर आई तो पूछा गया कि ये कितने पैसे नैब ने जमा करवाए हैं। पता लगा कि 6 अरब रुपया जमा कराया है, बाकी और कोई पैसा जमा नहीं हुआ। फिर बाद उन्होंने तो कहा, अपने हाथ खड़े कर दिए सैंड कमेटी ने, उसने कहा जी हम तो नैब से पूछ भी नहीं सकते, कहीं हमें ही ना अंदर कर दें पकड़ के, हमें तो डर लगता है। तो थोड़ी देर बाद वो आज PAC थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो उसमें आ गई बात। उन्होंने फिर तलब कर लिया नैब हुक्काम को, उन्होंने कहा बताएं ज़रा, जो आप ये रोज़ाना प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि 800 अरब इकट्ठा कर लिया, तो इतना इकट्ठा कर लिया, तो पैसे है कहाँ? और वो भी पैसे बताएं जो इंग्लैंड से आए थे पॉन्ड्स की शक्ल में, वो कहाँ पे हैं, उसका भी सवाल किया गया है, जो बताना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक बताया नहीं है। ब्रेक के बाद बात करेंगे नून मुकद्दम केस की, जिसपे मुलजिम ज़ाहिर जाफर एक दफ़ा फिर अजीब व गरीब हरकतें कर रहा है। क्या उसने अदालत में ऐसा कहा कि जज साहब को कहना पड़ा इसको बाहर निकाला जाए अदालत से? ब्रेक के बाद बता दें। अब पता चला। अब पता चला। नूर मुकद्दम कत्ल केस की आज फिर समाअत हुई और नूर मुकद्दम के वालिद के वकील शाखावर साहब आईनी और कानूनी माहिर हैं, किसी तारीफ मोहताज नहीं, हमारे साथ हैं। शाखावर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज जो अदालत में हुआ, जिस तरह ज़ाहिर जाफर ने बिहेव किया, कभी अजीब व गरीब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, पर्दे के पीछे क्या है, इस तरह की बातें कर रहा है कि जी ये सब ड्रामा हो रहा है, मुझे लटकाओ, तुम लोगों ने यहाँ ड्रामा लगाया हुआ है। फिर उसको जज साहब के कहने पर अदालत से फिर बाहर ले जाना पड़ा और उसने फिर बड़ा रेजिस्ट किया, कोशिश की और मज़ीद पुलिस बुलानी पड़ गई और फिर उसको बाहर ले जाया गया। फिर उसकी वालिदा जो हैं, जो अगर मैं गलत नहीं तो उनको तो ज़मानत मिल चुकी है, तो वो फिर जब आती हैं और वो कहती हैं कि जी इसकी बच्चे की हालत तो आप देख रहे हैं, यानी उसकी ज़हनी हालत की तरफ इशारा करती हैं, जबकि जज साहब के भी रिमार्क्स हैं आप अपने बच्चे को समझाएं। शाखावर साहब, ये क्या हो रहा है? ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि शायद इसकी ज़हनी हालत की ख़राब होने की तरफ जाया जाएगा, तो क्या इससे कोई रिलीफ मिल सकता है इसको? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन के जहन में शायद ये बात हो कि कोई इस तरह का करके अदालत ये तासुबी तौर पर उसके करना है तो उसके खिलाफ कार्रवाई रोक दी जाए, ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक तो आपने देखा कि वैसे तो वो जितने भी उनके वकला हैं, मतलब जो इस्मत जाफर हैं उनकी वालदा, उनके वकील ने भी जो है वो आज गुफ्तगू की उसके साथ जो है वो कान में कुछ कहते रहे। तो उसके बाद जब उनकी वालदा से भी पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि इसकी आप ज़हनी कैफियत का खुद अंदाज़ा लगा लें, तो हो सकता है कि वो ये वाला मौका किसी वक्त इख्तियार कर लें। लेकिन अब मसला ये है कि उनको जो है प्राइवेट वकील जो है नहीं है। पहले कुछ सबूतों पे कुछ ऐसे वकील के बारे में सुना था, बल्कि जब जिस्मानी रिमांड की प्रोसीडिंग चली थी तो उस वक्त एक बड़े सीनियर लॉयर जो थे, जो कि काफ़ी क्रिमिनल साइड पे अच्छे लॉयर है और उनको एक महंगा वकील भी समझा जाता है, वो उनकी समाअत पे आते रहे, लेकिन फिर वो पर्दा स्क्रीन से गायब हो गए। अब लगता ये है कि वो किसी स्टेज पर ये प्ली लेंगे, लेकिन ये प्ली लेना इतना आसान नहीं होता। अच्छा। उसकी वजह ये है कि उसमें पहले तो ये है कि एक अगर उसकी तरफ से एक दरख्वास्त आए उसके वकील की तरफ से, ये ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है और अपना डिफेंस नहीं प्लीड कर सकता, तो ऐसी सूरत में जो अदालत है वो फिर वो करती है, एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देती है। अच्छा। मेडिकल बोर्ड जब वो ये ओपिनियन दे कि वो इस काबिल नहीं है कि वो, फिर तो उसका ट्रायल जो है वो उस वक्त तक रुका रहता है कि जब तक वो ठीक ना हो जाए और मेडिकल बोर्ड उसको दुरुस्त ना करार दे। लेकिन ये सूरत हाल इतनी आसान नहीं है। उसकी वजह ये है कि उसको जो अदालत ने वकील मुकर्रर करके दिया है, उसने वो बाकायदा कंटेस्ट कर रहा है और वो बाकायदा जिरा में हिस्सा ले रहा है, वो जो जितने गवाहान हो रहे हैं, और उसने कहीं पे भी जिरा में ये बात नहीं की या ऐसी प्ली नहीं ली कि उसका जो क्लाइंट है वो ज़हनी मरीज है और उसका ट्रायल रोका जाए। ट्रायल उसका चल रहा है, बिल्कुल उनकी अदालत ने जो वकील उनको मुकर्रर करके दिया है वो ट्रायल की प्रोसीडिंग्स में कर रहा है। तो ये तासुर अगर वो देने की कोशिश करते हैं तो उसमें वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जज साहब भी इस बात पे बिल्कुल जो है वो इम्प्रेस नहीं हो रहे और उन्होंने ट्रायल उसका जारी रखा हुआ है। और अभी तक इस्तिगासा ने 12 गवाह जो है वो गुजार दिए हैं। अब आइंदा तारीख जो है वो 10 तारीख है, 10 नवंबर,
उसमें भी 3, 4, 5 गवाह जो हैं वो हो जाएंगे और ये बहुत जल्द ट्रायल जो है इस्तगासा की तरफ से कंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद डिफेंस को मौका दिया जाएगा। तो अच्छा। जो जी। हालत जो हाई कोर्ट ने जी। जो 8 हफ्ते की इसमें मुद्दत दी हुई है उसमें बिल्कुल वो ट्रैक पे ये केस चल रहा है। इंशाल्लाह ये 8 हफ्ते के अंदर अंदर ये केस जो है अपने पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। सोशल मीडिया पे बहुत से लोग शाखवर साहब ये कह रहे हैं कि देखिए इसने खुद सिस्टम का मजाक उड़ाया कि देखो ये क्या है, ये सब ड्रामा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ मुझे लटका दो। तो ये बात बहुत लोग कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ तो डिले होता है, देखिए उसको भी पता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात बहुत ज़्यादा की जा रही है, लेकिन आप समझते हैं कि ये केस काफ़ी तेज़ी से चल रहा है? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। लोगों की देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो केस की टेक्निकलिटी को और कानूनी मुश्किलातियों को नहीं समझते। हम चूंकि ये केस प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, मैं चूंकि और मेरी टीम जो है वो शौकत मुकद्दम साहब की तरफ से, कंप्लेनेंट की तरफ से बड़ा फुली इसको हम परसू कर रहे हैं। इसको हम बिल्कुल ताखीर में नहीं जाने दे रहे और हमारे ख्याल में अभी तक जो प्रोसीडिंग चली हैं और जितने गवाह गुजरे हैं इस्तगासा के, उनको जो शहादत जो सफाई के वकील हैं वो उनको बिल्कुल भी शेक नहीं कर सके और तमाम के तमाम हमारे जो गवाहान हैं वो अपनी डिपोजिशंस पे फर्म रहे हैं और वो केस जो है मुल्ज़मान की इंशाल्लाह सज़ा की तरफ जा रहा है। तो ये कितने अभी गवाहान रहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ सुनते हैं जी गवाह पेश होता है, वो कोई भी आ नहीं रहा जी, वो गवाह नहीं आया, कई गवाह होते हैं, उसके बाद उस पर जरा होनी है, जवाब आना है। जी जी। हमने कोई किसी भी डेट के ऊपर ऐसा नहीं हुआ कि हमारे गवाह ना आए हो। अभी भी हमने 4 गवाहों की लिस्ट दी हुई है जो कि जो 10 तारीख को 10 नवंबर को उनको हम एग्जामिन करवा देंगे और उसके बाद 1-2 गवाह रह जाएंगे तो वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसके नेक्स्ट वो भी गुजर जाएंगे। तो कोई इसमें डिले नहीं है और वो बड़ा ठीक ट्रैक पे केस चल रहा है। अगर वो इस तरह के तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं तो अदालत उससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हो रही और ना उन्होंने आज तक ये प्ली ली है कि वो ज़हनी मरीज है। अच्छा, आखिर में ये फरमाइएगा कि जितना ये नज़र आता है सबसे इसमें जो अहम चीज़ नज़र आ रही है, अगर इसके दिफा में कोई चीज़ नज़र आए तो वो ये कि जी कोई विटनेस तो है ही नहीं, ये तो सब सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर ये देख रहे हैं कि जनाब ये अकेला था, इसी ने मारा है, खून के धब्बे, ये सब कुछ। तो क्या हमारी अदालतों में ऐसी नज़ीर मिलती है कि ऐसे केसेस में जहां बराह रास्त कोई गवाह नहीं है या बाकायदा कोई फुटेज मौजूद ना हो कि जहां पर इसने ये जो कत्ल किया है उसके सबूत सामने आ रहे हों, तो उस पर फांसी की सज़ा मिल जाए? देखिए, बात ये है कि जो ये यकीनन ये वाक़याती शहादत का केस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है, लेकिन वो वाक़याती शहादत इतनी मजबूत है कि वो तमाम जो कड़ियाँ हैं वो मिला रही है और वो गिल्ट जो है वो ज़ाहिर जाफर की तरफ ही जा रहा है। देखें, एक तो उसका मौके पे गिरफ्तार होना, अपना ही उसका घर है, अपना उसका कमरा है, अपना उसका लिविंग रूम है, वहीं पे वो जो मरहूमा है उनकी डेड बॉडी भी वहीं से बरामद हो रही है, वहाँ पे खून आलूद जो मटेरियल है वो भी वहीं से कलेक्ट हुआ, जितनी फॉरेंसिक एविडेंस है वो भी वहीं से कलेक्ट हुई, आला कत्ल भी उसके पास से उधर से ही जो है वो बरामद हुआ। तो इससे बड़ी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो नहीं सकती। उसके अलावा जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है वो बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तमाम चीजों को कोरॉबोरेट कर रही है। और देखें, इंसान तो एक गलत झूठी शहादत दे सकता है, लेकिन साइंटिफिक बुनियादों पर और डीएनए टेस्ट जो पॉजिटिव, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, उनको डिनाई नहीं किया। बड़ा मजबूत आपको केस नजर आया शाखावर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह आपने सुना कि शाखावर नूर मुकद्दम के वालिद, शौकत मुकद्दम के वकील, वो समझ रहे हैं कि ट्रायल बड़ी तेज़ी से चल रहा है और बहुत पुरुमीद हैं कि इसमें सज़ा ज़रूर होगी और सख्त से सख्त सज़ा होगी, यानी फांसी की सज़ा होगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।